नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनीनाइन की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरें। पहली खबर, देश के दो सबसे अमीर और बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी और मुकेश अंबानी एक बार फिर आमने सामने नजर आएंगे और इस बार वजह है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। दरअसल टेलीकॉम विभाग यानी डीओटी को एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया के अलावा अदानी डेटा नेटवर्क से भी स्पेक्ट्रम के लिए अर्जी मिली है। हालांकि अदानी डेटा नेटवर्क्स ने केवल गुजरात सर्कल में ही स्पेक्ट्रम के लिए अर्जी सौंपी है। 5G नीलामी प्रक्रिया में अदानी समूह की एंट्री से अब महीने के अंत में होने वाली नीलामी प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि अदानी समूह ने साफ कर दिया है कि स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल वह टेलीकॉम सेवाओं में नहीं करेगा। अदानी समूह स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल अपने हवाई अड्डों, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और बिजली केंद्रों में निजी नेटवर्क मुहैया कराने के लिए करेगा। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कंपनी का टेलीकॉम क्षेत्र में उतरने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, पर आने वाले समय में अदानी समूह के टेलीकॉम कारोबार में एंट्री की आशंका से 11 जुलाई को भारतीय एयरटेल का शेयर 5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एक बार फिर सुर्खियों में है। कंपनी के एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस वेतन में बढ़ोतरी की मांग के चलते बीते शुक्रवार से सिक लीव पर चले गए हैं। पायलट्स और केबिन क्रू के वेतन को आंशिक रूप से रिस्टोर किए जाने के बाद एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस ने यह कदम उठाया है। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस विमानों की रूटीन मेंटेनेंस का काम करते हैं। पूरे सेक्टर में एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस का वेतन कम है और कोविड महामारी के दौरान कुछ एयरलाइंस ने तो वेतन में कटौती भी कर दी थी। वहीं दूसरी ओर कंपनी ने बड़ी मात्रा में बीमारी के लिए अवकाश लेने वाले टेक्नीशियंस के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने इन टेक्नीशियंस को ईमेल कर कॉर्पोरेट डॉक्टर को अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ मिलने के लिए कहा है, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि वह वाकई में बीमार थे। इसी तरह दूसरी एयरलाइन गो फर्स्ट से जुड़ा एक मामला भी सामने आया, जिसमें कंपनी के टेक्नीशियंस बड़ी मात्रा में बीमारी के लिए अवकाश पर चले गए हैं। 11 जुलाई को इंडिगो का शेयर 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, स्पाइसजेट को लेकर इस हफ्ते दो खबरें सामने आई हैं। पहला, कंपनी अपना कार्गो और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज कारोबार एयरलाइन कारोबार से अगस्त के पहले हफ्ते में अलग कर सकती है। अगस्त 2021 में कंपनी ने घोषणा की थी कि वो अपना कार्गो और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज कारोबार अपनी सब्सिडरी कंपनी स्पाइस एक्सप्रेस में ट्रांसफर कर रही है। इससे कंपनी को पूंजी जुटाने और ग्रोथ में मदद मिलेगी। बैंकों और शेयरधारकों से इस कदम को मंजूरी मिल चुकी है। फिलहाल कंपनी डीजीसीए की जांच के दायरे में है, क्योंकि 19 जून से अब तक विमानों में 8 बार तकनीकी दिक्कतों की खबरें सामने आई हैं। दूसरी खबर में कंपनी के एमडी अजय सिंह के खिलाफ एक कारोबारी के साथ 10 लाख रुपए के शेयर जारी करने से जुड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हालांकि कंपनी ने इस पर सफाई जारी कर कहा है कि धोखाधड़ी की शिकायत पूरी तरह से फर्जी है और कंपनी शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का दावा करेगी। 11 जुलाई को स्पाइसजेट का शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर नियमों के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगाने की घोषणा की है। रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों के चलते फेडरल बैंक पर करीब 6.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया पर केवाईसी नियमों से जुड़े कुछ प्रोविजंस के उल्लंघन के चलते 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ साथ ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी केवाईसी की गाइडलाइन से जुड़े उल्लंघन के कारण करीब 2.25 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। बीते 5 दिन में फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 1% तक की गिरावट देखने को मिली थी। पांचवी खबर का रुख कर लेते हैं। कर्ज से जूझ रहे अनिल अंबानी के लिए बुरी खबरों का दौर खत्म नहीं हो रहा है और इस बार चिंता का कारण है ग्रुप की पावर कंपनी रिलायंस पावर। 12 जुलाई को हुई कंपनी की एजीएम में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी संस्थागत निवेशकों ने कर्ज को कम करने के लिए एसेट मोनेटाइजेशन यानी एसेट बिक्री के प्रस्ताव को 99.88% की वोटिंग के साथ खारिज कर दिया है। इस योजना के लिए कंपनी के कुल शेयरधारकों में से 28% ने खिलाफ और 72% ने हक में वोटिंग की थी। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी स्पेशल रेजोल्यूशन के पारित होने के लिए 75% या उससे ज्यादा शेयरधारकों की मंजूरी अनिवार्य होती है। बीते 5 दिन में रिलायंस पावर का शेयर करीब 0.5% की गिरावट दिखा चुका है। अगली खबर, देश की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी टीसीएस के साथ वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही के नतीजों का आगाज हुआ और शुरुआत अच्छी नहीं रही है। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में टीसीएस के नतीजे बाजार के अनुमान से कमजोर रहे हैं, खासकर कंपनी के एबिट यानी कामकाजी मार्जिन, जिसमें तिमाही दर तिमाही 1.85% की कमी रही है। पहली तिमाही में टीसीएस के कामकाजी मार्जिन खर्च बढ़ने और वेतन बढ़ोतरी के कारण घटकर 23.1% पर रहे थे। कंपनी की आय तिमाही दर तिमाही 3.5% बढ़ी, पर डॉलर आय में केवल 1.3% की ही ग्रोथ रही है। साथ ही एट्रिशन दर 2.3% बढ़कर 19.7% पर पहुंच गई। नतीजों के बाद कई ब्रोकर्स ने टीसीएस के शेयर के लक्ष्य में कटौती की है।
11 जुलाई को टीसीएस का शेयर करीब 4.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था और इस हफ्ते करीब 10% की गिरावट के चलते शेयर ने 3000 का स्तर तोड़कर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर को भी छुआ था। अगली खबर, बैटरीज और एलईडी लाइट्स बनाने वाली कंपनी एवरेडी इंडस्ट्रीज के मुताबिक बर्मन फैमिली ने कंपनी के बोर्ड पर अपने 3 मेंबर्स को नियुक्त कर दिया है। डाबर के पूर्व चेयरमैन आनंद चंद बर्मन और वाइस चेयरमैन मोहित बर्मन 22 जुलाई से एवरेडी इंडस्ट्रीज के बोर्ड पर डायरेक्टर के तौर पर शामिल हो गए हैं। इसके अलावा अर्जुन लांबा को भी बोर्ड पर डायरेक्टर की जगह मिली है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि बर्मन फैमिली एवरेडी इंडस्ट्रीज की प्रमोटर कंपनी बन गई है और अगले हफ्ते बोर्ड पर अपने मेंबर्स को नियुक्त कर सकती है। 13 जुलाई को एवरेडी इंडस्ट्रीज का शेयर करीब आधा फीसदी गिरकर बंद हुआ था। 8वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने डेनमार्क की बेस लाइफ साइंस को 875 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। इस अधिग्रहण से कंपनी की लाइफ साइंसेज डोमेन में एक्सपर्टीज बढ़ेगी और यूरोप में कंपनी की स्थिति और मजबूत होती नजर आएगी। ये सौदा वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। इस अधिग्रहण के बाद दोनों कंपनियां मिलकर कंज्यूमर हेल्थ, एनिमल हेल्थ, मेडटेक और जेनोमिक्स सेगमेंट्स में अपनी एक्सपर्टीज को और ज्यादा बढ़ाएंगी। 14 जुलाई को इन्फोसिस का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। 9वीं खबर, बीते हफ्ते ईवी सब्सिडी को लेकर डील करने के बाद इस हफ्ते ऑटो कंपनी M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ईवी बैटरी सेल बनाने वाली कंपनियों में निवेश की इच्छा जताई है। M&M के सीईओ ने कहा कि कंपनी ने ईवी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैटरी सेल बनाने वाली कंपनी के अधिग्रहण के लिए पूंजी जुटाई थी। इसी के तहत अब कंपनी की फॉक्सवैगन के साथ बैटरीज और मोटर्स जैसे उपकरणों के लिए पार्टनरशिप पर विचार जारी है। M&M की अगले कुछ सालों में 5 इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च करने की योजना है। 11 जुलाई को M&M का शेयर करीब 0.3% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, अदानी समूह, AG&P, सिटी गैस, कनाडा पेंशन प्लान और ब्रुकफील्ड की यूनिसन एनवायरो में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। यूनिसन एनवायरो एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसमें अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली 4 साल के निवेश के बाद अपनी 49% हिस्सेदारी बेचना चाहता है। ये सौदा 15 से 20 करोड़ डॉलर की रकम में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूनिसन एनवायरो में बाकी बची 51% हिस्सेदारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अशोका बिल्डकॉन के पास है। यूनिसन एनवायरो के पास महाराष्ट्र में रत्नागिरी, लातूर और ओस्मानाबाद व कर्नाटक में चित्रदुर्ग और देवनागरी में सिटी गैस नेटवर्क डेवलप करने की अनुमति है। 12 जुलाई को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब आधा फीसदी गिरकर बंद हुआ था। 11वीं खबर, मुरुगप्पा ग्रुप की ईवी कारोबार यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में एंट्री करने की योजना है, जिसके लिए ग्रुप ने TI इलेक्ट्रिक नाम की एक सब्सिडी का गठन किया है। सितंबर में इस ग्रुप की मॉन्ट्रा ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लॉन्च करने की तैयारी है, जिस पर 200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ग्रुप का ईवी कारोबार TI क्लीन मोबिलिटी यानी TCM के तहत होगा, जो कि लिस्टेड कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। TCM की सिलेशियल ई मोबिलिटी के माध्यम से इस साल इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करने की योजना है। मुरुगप्पा ग्रुप ने सिलेशियल ई मोबिलिटी में 161 करोड़ रुपए में 70% हिस्सा खरीदा था। 12 जुलाई को ट्यूब इन्वेस्टमेंट का शेयर करीब 2% गिरकर बंद हुआ था। 12वीं खबर, देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन रिलायंस रिटेल की लंदन बेस्ड लग्जरी रिटेल चेन फोर्टनम के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करने के लिए बातचीत चल रही है। यूके की इस लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर चेन का ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ क्लोज एसोसिएशन है और प्रीमियम फूड्स, वाइन, स्पिरिट्स, गिफ्टिंग और रेस्टोरेंट के लिए ये जानी मानी ब्रांड समझी जाती है। रिलायंस रिटेल की फोर्टनम एंड मेसन ब्रांड के तहत भारत में प्रीमियम लग्जरी स्टोर सेटअप करने के लिए बातचीत चल रही है। 13 जुलाई को RL का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। 13वीं खबर, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स यानी HSCL ने फैमिली सेटलमेंट करार कर लिया है। इस करार के तहत BLC फैमिली यानी बांकेलाल चौधरी, विजय कुमार चौधरी और तुषार चौधरी का कंपनी के प्रबंधन पर कोई अधिकार या कंट्रोल नहीं होगा। यही नहीं, इन तीनों ने सेबी नियमों के मुताबिक खुद को प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के बजाय पब्लिक कैटेगरी में शामिल किए जाने की अर्जी भी दी है। साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के रूप में अनुराग चौधरी के नेतृत्व वाली SSC फैमिली कंपनी के बोर्ड को कंट्रोल और मैनेज करती रहेगी। 11 जुलाई को हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का शेयर 9% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था और बीते एक महीने में 35% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। 14वीं खबर, JSW एनर्जी, टोरेंट पावर और यूरोप की सेमकॉप भी वेक्टर ग्रीन एनर्जी के एसेट्स को खरीदने की दौड़ में शामिल हो गई हैं। वेक्टर ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में 700 मेगावाट के सोलर और विंड पावर एसेट्स मौजूद हैं। जानकारों के मुताबिक इन एसेट्स की वैल्यू $70 करोड़ या 4.5 से 5,000 करोड़ रुपए के बीच में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वेक्टर ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो की सबसे अच्छी बात यह है कि 97% क्षमता NTPC और SECI जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ 25 साल के पावर परचेस एग्रीमेंट के तौर पर टाइड अप है। 13 जुलाई को JSW एनर्जी का शेयर करीब 2.5% गिरकर और टोरेंट पावर का शेयर करीब 1.5% चढ़कर बंद हुआ था। अगली खबर,
पिरामल एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस 4,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिस्ट्रेस लोन इंडिया RF-ARC को बेचने जा रही है। ये डील भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ी क्लीन अप डील्स में से एक होगी। बेन कैपिटल और पिरामल ग्रुप की जेवी इंडिया RF ने 4,367 करोड़ रुपए के लोन पोर्टफोलियो के लिए 710 करोड़ रुपए की सबसे अधिक बोली दी है। पिरामल कैपिटल के इस डिस्ट्रेस लोन पोर्टफोलियो में DHFL के रिटेल और कॉर्पोरेट लोन शामिल हैं, जिसे कंपनी ने पिछले साल खरीदा था। 14 जुलाई को पिरामल एंटरप्राइजेस का शेयर 1.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। 16वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। टेक्सटाइल कंपनी ट्राइडेंट वित्त वर्ष 2022 में अपने चेयरमैन और प्रमोटर राजेंद्र गुप्ता को कमीशन के रूप में 57.6 करोड़ रुपए देने की वजह से विवाद के घेरे में है। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट सर्विसेज यानी SES के मुताबिक राजेंद्र गुप्ता को दिए जाने वाला मुआवजा बोर्ड के कुल मुआवजे के 95% के करीब है और कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के मुआवजे के मुकाबले तो ये 51 गुना ज्यादा है। 23 जुलाई को होने वाली ट्राइडेंट की AGM में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। साथ ही AGM में राजेंद्र गुप्ता को दोबारा कंपनी का डायरेक्टर चुनने और उनके मुआवजे पर भी वोटिंग होगी, पर SES ने कंपनी के शेयरधारकों को इन दोनों प्रस्तावों के खिलाफ वोटिंग करने की राय दी है। 14 जुलाई को ट्राइडेंट का शेयर करीब 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 17वीं खबर। जेपी ग्रुप की दिवालिया कंपनी आंध्रा सीमेंट्स को खरीदने की दौड़ में सागर सीमेंट्स सबसे आगे नजर आ रही है। आंध्रा सीमेंट्स के लेंडर्स यानी कर्जदारों को सागर सीमेंट्स, जिंदल पॉलीफिल्म्स, दालमिया भारत सीमेंट और खंडवाला फिनस्टॉक से बोलियां मिली हैं। हैदराबाद बेस्ड ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पारस के पास आंध्रा सीमेंट्स के 1012 करोड़ रुपए के कर्ज का 86% हिस्सा है, जो उसने 435 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में खरीदा था। पारस की इस खरीद को सागर सीमेंट्स ने वित्तीय समर्थन दिया था और कर्ज का जो बाकी बचा 11% हिस्सा यूनियन बैंक के पास और 3% हिस्सा SBI के पास है। 12 जुलाई को सागर सीमेंट्स का शेयर करीब 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। आखिरी खबर। अदानी समूह की कंपनी अदानी पोर्ट्स ने इजराइल के हैफा पोर्ट के निजीकरण की बोली को जीत लिया है। ये बोली अपने लोकल पार्टनर गैडेट के साथ मिलकर लगाई थी, जिसके लिए कंपनी ने $118 करोड़ का भुगतान किया है। डील के तहत अदानी पोर्ट्स का हैफा पोर्ट में 70% हिस्सा होगा और गैडेट के पास बाकी बचा। हैफा पोर्ट के निजीकरण से इजराइल में पोर्ट्स पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लोगों की लिविंग कॉस्ट में कमी होगी। अदानी पोर्ट्स के CEO करण अदानी के मुताबिक अदानी पोर्ट्स की प्रीमियर ग्लोबल पोर्ट ग्रुप बनने की मंशा है। 14 जुलाई को अदानी पोर्ट्स का शेयर दिन के निचले स्तर से रिकवरी के साथ सपाट बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। PwC इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 की दूसरी या वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में स्टार्टअप्स की फंडिंग में 40% की कमी आई है। पिछली 3 तिमाहियों से लगातार $10 अरब से ज्यादा की पूंजी जुटाने के बाद जून तिमाही में स्टार्टअप्स की फंडिंग 40% घटकर $6.8 अरब पर रही है। ग्लोबल स्लोडाउन, टेक्नोलॉजी शेयरों के वैल्यूएशन में गिरावट, महंगाई और राजनीतिक अनिश्चितता के कारण स्टार्टअप्स की फंडिंग में कमी आई है। $3.1 अरब से ज्यादा के साथ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS और फिनटेक कंपनियों का फंडिंग में सबसे बड़ा योगदान रहा है। $50 लाख के औसत टिकट साइज के साथ कुल डील वॉल्यूम में 60% से ज्यादा का योगदान अर्ली स्टेज डील्स का था। ग्लोबल ट्रेंड के अनुरूप इस तिमाही में केवल 4 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। दूसरी खबर। एक तरफ जहां स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स कंपनियों में नई भर्तियों का सिलसिला ठंडा पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव पदों के लिए लोगों को अभी भी एक से ज्यादा यानी कई सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। खासकर CXO के पद के लिए जिनका कामकाज कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एक्सेलेंस, डिजिटल और टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है, उनके पास अब जो ऑफर्स मौजूद हैं वो 6 महीने पहले के मुकाबले भी बेहतर हैं। हालांकि आज से 3 से 6 महीने पहले के 3 से 4 ऑफर्स के मुकाबले अब इन CXOs के पास केवल 1 से 2 ऑफर्स ही मौजूद हैं। तीसरी खबर। कॉइनबेस की ओर से समर्थित भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वॉल्ट ने विड्रॉल्स, ट्रेडिंग और डिपॉजिट को सस्पेंड कर दिया है। वित्तीय चुनौतियों के चलते कंपनी ने यह फैसला लिया है। कंपनी ने कहा है कि वो रिस्ट्रक्चरिंग पर विचार कर रही है और नए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की तलाश में है। हाल में अपने 30% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के कारण कंपनी चर्चा में थी। ग्लोबल मेल्टडाउन के अलावा भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस अतिरिक्त टैक्सों की चुनौती का सामना कर रही हैं। हाल में सरकार ने सभी सौदों पर 1% TDS के अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी VDA पर होने वाले गेन्स पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की थी। चौथी खबर। हेल्थ केयर स्टार्टअप M5 ने जेनेटिक टेस्टिंग सेवाएं देने वाली लाइफसेल इंटरनेशनल की डायग्नोस्टिक आर्म के साथ मर्जर की घोषणा की है, पर जानकार इस सौदे को डिस्ट्रेस डील मान रहे हैं क्योंकि मई में इस कंपनी ने अपने 50% से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की थी, जिसके बारे में हमने आपको एपिसोड 23 में जानकारी भी दी थी। और 2021 के बाद इस कंपनी को पूंजी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मर्जर के बाद बनी नई कंपनी लाइफवेल ने न्यूयॉर्क की हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट फर्म
ऑर्बिमेड से $8 करोड़ की रकम जुटा ली है। इस रकम का इस्तेमाल इंश्योरेंस टेक और दूसरे पार्टनर्स में निवेश करने पर होगा। पांचवी खबर, देश का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म और एडटेक स्टार्टअप अनअकैडमी फाउंडर्स के बाद अब टॉप मैनेजमेंट की वेतन में कटौती के साथ साथ ग्लोबल टेस्ट प्रिपरेशन बिजनेस बंद करने जा रहा है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव गौरव मुंजाल ने एक इंटरनल नोट के जरिए अपने कर्मचारियों को ये जानकारी दी है। दरअसल कंपनी की 2 साल में आईपीओ लाने की योजना है और उससे पहले खर्चों में कटौती और मुनाफे में आने पर बहुत ज्यादा फोकस है। गौरव मुंजाल के मुताबिक कंपनी अपने कर्मचारियों और एडुकेटर्स के ट्रैवल पर करोड़ों रुपए खर्च करती है और कई ऐसे गैर जरूरी खर्चे करती है जो बंद किए जा सकते हैं। साथ ही एक और नोट में गौरव मुंजाल ने अपने कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया कि आगे कंपनी और छटनी नहीं करेगी। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। देश की सबसे वैल्यूएबल एडटेक फर्म बायजूस को हाल के फंडिंग राउंड में सुमेरु वेंचर्स और ऑक्सशॉट से मिलने वाली $25 करोड़ की राशि अभी तक नहीं मिली है। कंपनी ने रकम मिलने में हो रही देरी के पीछे मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह बताई है और ये उम्मीद जताई है कि अगस्त तक कंपनी के पास ये रकम आ जाएगी। हालांकि $80 करोड़ के इस फंडिंग राउंड में बायजूस के सीईओ बाइजू रविंद्रन ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए $40 करोड़ की निजी फंडिंग को पूरा कर दिया है। फिलहाल फाउंडर ग्रुप की इस एडटेक फर्म बायजूस में 25% से ज्यादा हिस्सेदारी है और इस फंडिंग राउंड के बाद हिस्सा बढ़कर करीब 29% हो जाएगा। अगली खबर, बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B एग्रीटेक स्टार्टअप वीग्रो ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $2.5 करोड़ की रकम जुटा ली है। इस रकम का इस्तेमाल नई जगहों पर एंट्री, टेक्नोलॉजी में निवेश और नए कर्मचारियों को भर्ती करने पर होगा। बेंगलुरु के स्टार्टअप का दावा है कि इनकी 100 से ज्यादा शहरों में मौजूदगी है, जिसके जरिए ये 20,000 से ज्यादा किसानों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ये कंपनी किसानों को ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और क्रॉप एडवाइजरी के अलावा सेल्स एज अ सर्विस जैसी तकनीकी सेवाएं मुहैया करवाती है। आठवीं खबर, फ्रेश कॉमर्स के लिए सप्लाई चेन नेटवर्क वेलोसिटी ने सीरीज ए फंडिंग राउंड के जरिए $1.2 करोड़ की रकम जुटाई है। ये रकम इक्विटी और कर्ज के मिश्रण से जुटाई गई है। रकम का इस्तेमाल नए प्रोडक्ट्स ऑफर करने, टेक्नोलॉजी डेवलप करने और नए कर्मचारियों की भर्ती पर होगा। सितंबर 2021 में स्थापित वेलोसिटी स्विगी, इंस्टामार्ट, डंजो, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों को फ्रेश फूड्स और सब्जियां सप्लाई करने का काम करती है। 9वीं खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई बेस्ड फ्रेश वेजिटेबल्स की डिलीवरी से जुड़े D2C स्टार्टअप फ्राजो ने अपने 150 से ज्यादा फुल टाइम कर्मचारियों की छटनी कर दी है। इन कर्मचारियों में ऑपरेशंस, टेक, प्रोडक्ट, प्रोक्योरमेंट, HR, स्टोर मैनेजर्स, प्लानिंग एंड ग्रोथ टीम्स के लोग शामिल हैं। फंडिंग की दिक्कतों और खर्चों में कटौती के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। बीते वीकेंड पर कंपनी ने दिल्ली NCR में अपना कामकाज बंद कर दिया था और बीते कुछ हफ्तों में देश भर में 50 से ज्यादा डार्क स्टोर्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी बंद कर दिए हैं। गौरतलब है कि सीरीज बी फंडिंग राउंड में $5 करोड़ जुटाने के करीब 9 महीने बाद कंपनी ने ये कदम उठाए हैं। 10वीं खबर, वन कार्ड ब्रांड के तहत क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली फिनटेक फर्म FPL टेक्नोलॉजीज को बोर्ड से $10 करोड़ या करीब 802 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल गई है। इस फंडिंग राउंड के बाद FPL का वैल्यूएशन बढ़कर करीब $1.4 अरब हो जाएगा, जो कि जनवरी 2022 में सीरीज सी फंडिंग राउंड में $75 करोड़ की वैल्यू के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा है। मौजूदा फंडिंग राउंड जुलाई के अंत तक पूरा होने का अनुमान है, जिसके बाद FPL टेक्नोलॉजीज को यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल हो सकता है। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते की बड़ी खबरों और नतीजों के बाद ब्रोकर्स ने किन कंपनियों पर अपनी रेटिंग या लक्ष्य में बड़े बदलाव किए हैं, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं।
उम्मीद है आपको कंपनी नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा ये शो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर शेयर करें। वक्त है आपसे विदा लेने का। मुझे और कंपनी नामा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।